चलो देखो मैं क्या करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। इसमें मैंने आपको बताया था कि शुरू में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, क्योंकि आप 9 में पढ़ के आ चुके हो तो यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं डाली। बस एक ही पेज है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 24 था ना शायद बुक का। उसमें बस तीनों को समराइज करके लिखा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है, प्रोटॉन के बारे में लिखा है, और जो कि आपने पढ़ना है, एमसीक्यूज आ सकती है, इसका सवाल ववाल नहीं है, उसको भी मैंने और समराइज करके यहाँ लिख दिया। वो भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा बड़ा, उसको मैंने और समराइज कर दिया यहाँ पे। डायरेक्ट काम काम की बातें बताइए जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने। एमसीक्यूज में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। कब किया था? 1897 में किया था। कैसे? क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब याद है? दिखा भी देता हूँ, नहीं याद तो याद आ जाएगी। भाई याद, एक शीशे की बड़ी सी ट्यूब थी, दो साइड पे प्लेट्स लगा दी थी, उनको बैटरी से कनेक्ट किया। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड। वैक्यूम पंप लगा जिससे अंदर की गैस निकाल दी, और अंदर प्रेशर बहुत कम कर दिया। और फिर जब बैटरी से करंट पास किया तो कैथोड पे से कुछ रेज निकली जिनको नाम दिया कैथोड रेज का, और इनके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो कहलाए इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो किसने की थी? जे थॉमसन ने क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं इसको? इसको बनाने वाले विलियम क्रूक्स थे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला? ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया? ये कुछ और लिखा है। हाँ, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। याद आया? ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये किससे निकाला था? मिलीगन ने। कैसे निकाला था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस नाम याद रखना अगर एमसीक्यूज वगैरह में आए। उसके बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, ये बात पता ही है तुमको। जिसका वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से अबे क्या कर रहे हो शहबाज? हिसाब किताब भी नहीं आता तुमको। 1 लाख गुना ज्यादा होता है। याद है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल? अल्फा पार्टिकल मारा था गोल्ड की फॉइल पे, तो क्या देखा था? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए। इसका मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट खाली होता है। 8,000 में से एक पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के बाउंस बैक हुआ था। यानी 8,000 पार्टिकल मारे तो 7,999 ऐसी निकल ली। सिर्फ एक वापस आया। तो इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है और बाकी सारा पार्ट एटम का खाली होता है, जिसमें ऑर्बिट बने होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जो उस जगह का मास है जहां ऑर्बिट बनी होती है, यानी न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसका मास, उसका जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस से अबे क्या कर रहे हो? न्यूक्लियस के मुकाबले में जो उस खाली जगह का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम नहीं, उस खाली जगह का वॉल्यूम न्यूक्लियस के मुकाबले में। न्यूक्लियस इतना सा है ना, बाकी पूरा खाली है एटम। तो उस खाली जगह का वॉल्यूम न्यूक्लियस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा होता है? 1 लाख गुना ज्यादा है। लाइट खोल दूं क्या? एक, मेरा से आंखें झपक रहे हो। खोल दो फिर? पक्का? देख लो। लेकिन जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एटम के मास का जस्ट 1% से भी वैसे तो कम होता है। 99.9% से भी ज्यादा मास एटम का उसके न्यूक्लियस में होता है। यानी एटम का सारा मास, रदरफोर्ड का ही मॉडल था ना, एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है,
बुक में एक वो टेबल भी बना हुआ है अगले ही पेज पे, मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास लिखे हुए एमयू में। अगर उन पे नजरसानी करो, लाइट खोल दो, बंद कर दो, देख तो लो, आंखें ना खराब हो जाए मेरी ना। देखा, पेज नंबर 25 पे है ना। तो प्रोटॉन का मास कितना है एमयू में? 1.0076। चलो 3 कर लो। न्यूट्रॉन का मास 1.0086 और इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055। बहुत कम है। तो एटम के अंदर मास किसका होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो यही बात लिखी हुई है। सही है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एटम के टोटल मास का जस्ट 1% भी, वैसे तो मैंने कहा इन्होंने बड़ा चढ़ा के थोड़ा दिया, 1% भी नहीं था, उससे भी कम होता है। और इसका मास प्रोटॉन के मास से, ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है, कितना कम होता है? 1836 टाइम्स कम होता है। यानी जो प्रोटॉन का मास है ना, कितना है? अभी ये म्यू में बताया तुमको 1.0073। इसको डिवाइड करके देख लो 1836 से, तो वही आ जाएगा 0.00055। भरोसा नहीं है तो करके देख भी लो, करके देख लो, क्या पता नहीं आता हो, क्या पता ऐसे ही लिख दिया हो, उसके आसपास आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो देखो, अबे चेक तो कर लो, मैंने भी नहीं किया आज तक, मैंने भी आज तक चेक नहीं किया इसको, क्या पता नहीं आता हो। अरे 1.0076 को जवाब 73 को, 73 है ना, 1836 से डिवाइड करो। यही है। और न्यूट्रॉन के मास से 1839 टाइम्स कम होता है। न्यूट्रॉन का कितना बता? 1.0086। इसको डिवाइड कर दो 1839 से, तो दोबारा वही आंसर आ जाए। तो हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा हो गया? तीनों में हैवीएस्ट पार्टिकल कौन हो गया? अबे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अबे भाई, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1836 गुना कम है, जबकि न्यूट्रॉन से 1839 गुना कम है। तो ज्यादा भारी कौन हुआ? न्यूट्रॉन हुआ ना यार, न्यूट्रॉन से ज्यादा कम है इलेक्ट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। फिर प्रोटॉन और लाइटेस्ट पार्टिकल जो होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। कैसे? क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब में। इसका चार्ज किसने बताया? मिलीगन ने। कैसे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसका वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 1 लाख गुना ज्यादा है, लेकिन जो मास होता है, जो टोटल मास होता है एटम का, उसका जस्ट 1% से भी कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी 99% से भी ज्यादा मास एटम का उसके न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन से कितने टाइम्स वीक है? 1836। और न्यूट्रॉन से, बस तो भाई ये पढ़ लेना, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसका कोई सवाल वाल पेपर में नहीं आएगा। प्रोटॉन में आ जाओ। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 में। कैसे? क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। कैसे? बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ इसका? एनोड देनी। देखो वही सेटअप है, इलेक्ट्रॉन निकले, अब ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे? बीच में कौन है? गैस। हाँ, लेकिन 100% तो नहीं निकली होगी ना। 100% तो वैक्यूम नहीं क्रिएट हुआ होगा, अब भी अंदर कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल तो होंगे। तो अब सोचो, जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा गैस के पार्टिकल से, गैस के एटम से, तो क्या होगा? पॉजिटिव पार्टिकल नहीं प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन टकराए गैस के एटम से, बहुत तेज, बहुत एनर्जी से आ रहा था इलेक्ट्रॉन,
जब ये आके टकराएगा गैस के एटम से तो अपनी एनर्जी गैस के इलेक्ट्रॉन को दे देगा, गैस के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और गैस के एटम से निकल के बाहर आ जाएंगे। यही था ना बोहर का मॉडल। क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता रहता है। स्टॉप करेंगे तो कर दो जब तक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएगा गैस के एटम से तो अपनी एनर्जी गैस के इलेक्ट्रॉन को दे देगा, गैस के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर स्टेट में जाता रहेगा। एक बार कैसा आएगा ऑलरेडी सारे खत्म हो जाएंगे तो एटम से निकल के बाहर आ जाए। तो अब ये गैस का एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे प्रोड्यूस हुई पॉजिटिव रेज, जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन टकराया गैस के एटम से तो इस एटम की आयोनाइजेशन हुई, इससे पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस, जिसमें प्रोटॉन थे। जिस तरह नेगेटिव रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इसी तरह पॉजिटिव रेस के अंदर प्रोटॉन थे। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किसने दिया, पहचान किसने दी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन होता कहाँ है और किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है कैसे पता लगते हैं, उस एटम की एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बताता है, जबकि मास नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। और देख लो वही बात लिखी है कि जो मास होता है एटम का 99.94% मास उसका न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब लेकिन उससे पहले ये तो वही आएगा, उससे पहले रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पता है कैसे हुई थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसके लिए पहले तुमको पता होना चाहिए कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या सिंपली रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है समझते हो? रेडियो एक्टिविटी नहीं समझते? सच सच बताओ, रेडियो एक्टिविटी समझते हो नहीं समझते हो? पीएसएल वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशन सिमिट करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। 82 पे आता है लेड। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो तो 82 किसका एटॉमिक नंबर है, लेड। लेड के बाद के जितने एलिमेंट हैं न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है तो उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, तो वो अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन सिमिट करेगा। पड़ी होंगी तीन तरह की, कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वो जो तीन तरह की रेस निकली हैं वो रेडियो एक्टिव रेस कहलाती हैं, और जो एलिमेंट ऐसा करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि वही एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट तुमको याद आ गया होगा, आया? गोल्ड फॉइल नहीं है तो कोई और सी फॉइल है। अरे अभी रेडियो एक्टिविटी वाला है यार, नहीं याद आया क्या? क्या याद आया ये तो बताओ। अरे जिसमें रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया गया था यार। क्या किया था, रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा था लेड ब्लॉक के अंदर। वाई लेड ब्लॉक,
क्योंकि लेड की ये प्रॉपर्टी होती है, वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्फा बीटा गामा तीनों रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ उन रेडिएशंस को बाहर निकलने देगा जो एक सुराख में से निकलती है। एक छोटा सा सुराख कर दिया उस ब्लॉक में, वहीं से रेडिएशन निकले ताकि उनको ऑब्जर्व कर सके ना कि वहां से निकल के कहाँ जा रही है। अगर हर तरफ से निकलेंगी तो फिर कोई कहाँ से निकल रही है, कोई कहाँ से निकल रही है, प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं हो पाई। तो एक सुराख छोड़ दिया, लेड ब्लॉक लिया ताकि ये लेड सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, सिर्फ वो रेडिएशन बाहर निकले जो सुराख से निकल रही है। अब जैसे ही वो सुराख से रेडिएशन बाहर निकली, उनको पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या देगा कि कुछ रेस मुड़ गई नेगेटिव प्लेट पे, कहा कि उनपे अबे नेगेटिव नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, उनका पॉजिटिव चार्ज है, नाम दिया अल्फा रेस का। पीछे फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट समझे, स्क्रीन जैसे, अब पुराने जमाने में स्क्रीन नहीं होती थी, फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। फोटोग्राफिक प्लेट उस तरह की होती थी, वो जो तस्वीर देखी है वो नेगेटिव वाली, देखिए कभी नेगेटिव वाली तस्वीरें पुरानी, अम्मा अब्बा की, दादा दादी की। हाँ मतलब ब्लैक तो पूरा नहीं होता, ग्रे सा होता था, मतलब ब्राउन सा होता था, उसमें सफेद सफेद बंदा दिख रहा होता था, वो नेगेटिव कहलाता था। उसका फिर पॉजिटिव प्रिंट निकालते थे, वो तस्वीर होती थी पहले। तो वो जो मटेरियल होता है ना, वो कह लो फोटोग्राफिक प्लेट कहलाती है, कि उस पर कोई चीज आके टकराएगी तो अपने इंप्रेशन छोड़ देगी, तासुर छोड़ देगी, आपको पता चलेगा कि चीज यहाँ आके टकराई है। सही है। तो जो रेस यहाँ की टकराई, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ, कहा कि उनका पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेस कहा गया उनको। और जो रेस वहां जाके टकराई, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कहा कि उनपे नेगेटिव चार्ज होगा, बीटा रेस का नाम दिया। और जो जिन्होंने अपना काम से काम रखा, मेरी तरह बिल्कुल ना इधर मुड़ी ना उधर मुड़ी, ठीक है बिल्कुल, कहा कि इन पे कोई चार्ज, गामा रेस का नाम दिया। ये बात आगे इंग्लिश में लिखी है, अगर अच्छी है इंग्लिश तो पढ़ लो। रेडियो एक्टिव मटीरियल को वायलेट ब्लॉक, क्योंकि सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय उन रेडिएशन के जो सुराख में से निकल रही। अब जैसी रेडिएशन को पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से तीन हिस्सों में टूट गई, जो कहीं नहीं गई वो जो नेगेटिव की तरफ गई और जो पॉजिटिव की तरफ गई। अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले अल्फा क्या है, सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखा है, तो क्या है अल्फा? दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है समझते हो? हम्म, क्या मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर करें। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं अभी बताया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे पता लगते हैं? एटॉमिक नंबर से। और न्यूट्रॉन कैसे पता लगते हैं? मास नंबर से। मास नंबर तो सम बताता है ना, तो खाली न्यूट्रॉन कैसे पता लगेंगे? माइनस करके। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है? 2। मास नंबर, तो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है हीलियम के न्यूक्लियस में? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, और मास नंबर, तो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है हीलियम के न्यूक्लियस में? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मैंने बताया जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो अपने अंदर से चीजें निकाल रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा था, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल था, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के पैकेट को निकाल रहा है, यानी हीलियम के न्यूक्लियस को निकाल रहा है, तो हम कहेंगे अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकाला किसी एलिमेंट ने, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा जाएगी? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल रहे नेगेटिव, क्या नाम है अपना, इस रेडियो एक्टिव मटीरियल से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा जाएंगे? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किस प्लेट की तरफ जाएगा? तो नेगेटिव की तरफ जाने वाले को अल्फा रेस होगा। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या थे?
हीलियम का न्यूक्लियस, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का पैकेट। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो अगर वो अपने न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के पैकेट को निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब वो अपने अंदर से, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस को अगर निकाल रहे हैं तो उसका मतलब वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल लेगा। हीलियम के न्यूक्लियस को बेसिकली 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के पैकेट को ही बेसिकली अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। चार्ज कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? देख के भी गलत बता रहे हो। डबल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। क्यों? अभी तो बताया अल्फा पार्टिकल में क्या है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? और प्रोटॉन कितने हैं? तो डबल पॉजिटिव नहीं हो गया। मास कितना होगा? और कैसे आया? समझ गए कैसे? अभी तुमको प्रोटॉन का मास नहीं दिखाया था ईएमयू में? कितना था? 1.00, ऑलमोस्ट 1 हो गया। न्यूट्रॉन का मास कितना था ईएमयू में? 1.0086, ये भी 1 हो गया तकरीबन। अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है? तो 4 ईएमयू नहीं आ जाएगा? वेलोसिटी इनकी कितनी होती है? लाइट से 10 गुना कम। लाइट की कितनी होती है? उसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी 3 एक्सपोनेंशियल 7 इनकी स्पीड होती है। लाइट से 10 गुना कम होती है। आइंस बनाने की पावर, आयोनाइजेशन पावर, इनमें क्या होती है? आयनाइजेशन पावर डिपेंड करती है चार्ज पे। इन पे कितना चार्ज है, तो आइंस बनाने की पावर ज्यादा होगी। तो दे आर गुड आयोनाइजर्स ऑफ गैसेस। पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? आइन चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं ना, किसी भी एटम पे चार्ज आ जाए प्लस का या माइनस का तो उसको आइन कहते हैं। तो चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा आइन बना सकते हैं, चार्ज कम होगा तो कम आइन बना सकते हैं। चार्ज की वजह से तो आइन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर कहते हैं पेनिट्रेट करने की, घुसने की पावर को कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो कौन सी चीजें घुसती हैं आसानी से? ये, भारी चीजें या हल्की चीजें? तो अल्फा पे मास ज्यादा नहीं है 4, बाकियों से भी कंपेयर करेंगे तो देखना है अल्फा का ज्यादा है मास। तो अल्फा भारी पार्टिकल है, तो घुसने की शक्ति इसमें कम होगी, तो पेनिट्रेशन पावर लो। बीटा पे आ जाओ, मैं भी दिखा नहीं रहा, इसी को देखते हुए बताओ क्या क्या चेंजेस करोगे। की जगह नहीं, नहीं वो हीलियम नहीं होता ना। बीटा क्या होते हैं? बीटा किसकी तरफ गई थी? तो मतलब नेगेटिव चार्ज होगा ना। नेगेटिव चार्ज किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में। तो बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज नेगेटिव है, दिखाऊंगा ना, पहले इसको देख लो ना, ताकि तुम लोग मतलब पहले खुद, मैं चाह रहा हूँ खुद से बताओ फिर दिखा भी दूं तुमको। अरे मैं तो पहले बता रहा हूँ ना, ताकि फिर तुम लोग को। इलेक्ट्रॉन आ गया चार्ज की जगह, मास, बीटा का मास, एटॉमिक मास, बीटा का मास, कुछ भी कह लो। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का होगा ना। 1 कहाँ था इलेक्ट्रॉन का? 0.0005 प्रोटॉन से 1836 टाइम्स कम, न्यूट्रॉन से 1839 टाइम्स कम। नेग्लिजिबल बोल सकते हो, इतना कम है कि नेग्लिजिबल हो गया। तो नेग्लिजिबल मास लिख देना या 0.0005 लिख देना। स्पीड लाइट से थोड़ी सी कम होती है, अल्फा की लाइट से 10 गुना कम भी होगी, थोड़ी सी कम होती है। नहीं, नहीं, नहीं,
पर तकरीबन तकरीबन टक्कर की होती है, थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली लेस लिखते हैं। नहीं, बस लिखते नहीं है ना, बस स्लाइटली लेस देन लाइट लिख देते हैं। हाँ, अल्फा से 9 गुना ज्यादा होती है, ऐसे समझ लो। अल्फा की लाइट से, अबे क्या कर रहे हो, अल्फा की लाइट से 10 गुना कम थी। यही है ना, अल्फा की जो स्पीड है वो लाइट से 10 गुना कम है। अबे क्या कंफ्यूजन हो रही है, अल्फा की बात कर रहा हूँ ना, लाइट से कितनी कम है, 10 गुना कम है। बीटा की अल्फा से 9 गुना ज्यादा है, तो तकरीबन लाइट के बराबर नहीं हो गई? नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? अल्फा की लाइट से 10 गुना कम थी, 10 गुना नहीं, 9 गुना ज्यादा है अल्फा से, तो तकरीबन लाइट के बराबर पहुंच जाएगी ना। लाइट की जो है वो अल्फा से 10 गुना ज्यादा है, और बीटा की अल्फा से 9 गुना ज्यादा है, तो लाइट और बीटा ऑलमोस्ट एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, थोड़ी सी कम होगी बीटा की लाइट। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, स्लाइटली लेस देन लाइट होती है। आइंस बनाने की शक्ति बीटा में कम होगी, चार्ज कम है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो कम होगी। पेनिट्रेट करने की पावर, क्योंकि मास 0.00055 है, नेग्लिजिबल मास है, तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। दिखा भी देता हूँ, ये लो, ये देखो मैं क्या करता हूँ। चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पीड लाइट से थोड़ी सी कम होती है, पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 100 गुना ज्यादा होती है। आइंस बनाने की पावर अल्फा से कम होती है, वही सारी बातें। गामा की बताओ, फिर दिखा भी देता हूँ। नहीं नहीं, वही तो है। आयनाइजेशन पावर बीटा की कम होगी ना, चार्ज पर डिपेंड करती है। गामा पे बताओ, गामा न्यूट्रली चार्ज, पार्टिकल नहीं होते गामा, रेज होती है। इलेक्ट्रो क्या? अबे तो बीटा है ना, अल्फा बीटा तो पार्टिकल है, गामा रेज है, रेडिएशन है, उसका मास नहीं होता। गामा का मास नहीं होता ना यार। एक्स रेज नहीं होती, वो पार्टिकल है क्या? लाइट पार्टिकल है क्या? रेज है ना, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझते हो अहमद हसन? गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट है ना, लाइट को कैसे डिफाइन करते हो? आपने पढ़ा होगा ना, सुनो हसन, वेव्स वाला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पढ़ा होगा दो तरह की वेव्स होती है। एक जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती है, और दूसरा जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की जरूरत जब भी सूरज से रोशनी हम तक पहुंच रही है। बीच में तो स्पेस है ना, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन रोशनी हम तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड, सूरज पे धमाके हो रहे उसकी आवाज हमें नहीं आती। सूरज पे होते हैं ना फ्यूजन रिएक्शन, जिससे एनर्जी हमें मिलती है, एक्सप्लोजन होता है, तो साउंड आपकी मैकेनिकल वेव है। तो गामा भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट है, वो लाइट जो हमें नजर नहीं आती। हमें एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट नजर आती है, आगे इसको पढ़ेंगे भी, दिखा देता हूँ, चलो अभी जिक्र हुआ ये तो। ये हमें सिर्फ ये लाइट नजर आती है, ये लाइट नजर आती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, ये कलर अपने को नजर आते हैं, गैस के मिक्सचर नजर आते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट हमें नजर आती है, इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट नजर नहीं आती। इंफ्रारेड रेज नजर आती है। इंफ्रारेड रेज कहाँ होती हैं? टीवी देखना है, बोर हो रहे हो, बटन दबाया, जैसे भी ये प्रोजेक्टर का बटन दबाऊंगा बंद हो जाएगा, बटन दबाऊंगा खुल जाएगा, तो कैसे जादू से खुल जाएगा? इंफ्रारेड रेज जा रही है, तो क्या आपको नजर नहीं आती, वो इसके अंदर आती है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट में आती है एक्सरेज, गामा रेज, वो भी आपको नजर नहीं आती। एक्सरे मशीन में पीछे वो बोलता है जाके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद बोलता है आ जाओ, तो हो गया, तो आपको रेज आते हुए नजर नहीं आती। तो गामा रेज भी इसी के अंदर आती है, तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन होती लाइट ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बस उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से
बहुत कम होती है तो वो हमें नजर नहीं आती। तो गामा में क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चार्ज नहीं है, मास नहीं है, वेलोसिटी लाइट से बराबर होगी ना यार। बताया तो लाइट ही है ना। लाइट की स्पीड अपने आप से कैसे ज्यादा हो सकती है? जल्दी बचिए घंटी। दो है ना, डबल है डबल है। लाइट ही है ना, तो अपने आप से तेज कैसे भागेगी? तुम अपने आप से तेज भाग सकते हो क्या? जितना भी भागोगे वो तुम्हारी स्पीड होगी ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो लाइट है ना, तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। आइंस बनाने की शक्ति कम होगी बहुत। हाँ लेकिन लाइट में भी एनर्जी होती है ना, निकाल देती है बातों का इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेट करने की शक्ति हमादुद्दीन, पेनिट्रेशन पावर गामा की बहुत ज्यादा होती है। कहीं से भी घुस जाती है ना लाइट, तो एक्स रेज कहाँ कहाँ घुस जाती है? हाँ हाँ सही तो कह रहा है। वो तो सुराख है ना, खैर सुराख ना भी हो तो एक्सरे कहाँ कहाँ घुसती है? आपकी स्किन में घुस गई, उसके अंदर टिश्यूज को पेनिट्रेट कर दिया, गोश्त को पेनिट्रेट कर दिया, हड्डियों पे आके रुकती है। जब भी आपको ढांचा नजर आ जाता है, स्केलेटन नजर आता है एक्सरे, नॉर्मल लाइट नहीं घुस सकती। तो गामा की एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। मतलब अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर को एनालाइज करें ना, तो अल्फा में इतनी कम पेनिट्रेशन पावर है कि इनके रास्ते में अगर आप पीस ऑफ पेपर रखो तो अल्फा उससे टकरा के गिर जाती है, उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। बीटा उसको कर देती है पेनिट्रेट। बीटा रुकती है उनके रास्ते में, कोई मेटल की शीट रखी हो, एल्युमिनियम फॉइल रखी हो, उससे टकरा के बीटा गिर जाती है। और गामा उसको भी पेनिट्रेट कर देती है। गामा रुकती है सिर्फ, वो तो एक्सरे रुकती है। गामा, गामा कहाँ रुकती है? अभी तो बताया। अबे अभी तो बताया, लेड ब्लॉक से। जब ही तो रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेड ब्लॉक में डाला था कि वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ उसको जाने देगा जो सुराख में से निकल रही होंगी। तो गामा की प्रॉपर्टी दिखा दूं, ये देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, आयनाइजेशन पावर कम है, और चार्ज मास नहीं होता तो कहीं भी पेनिट्रेट, मतलब क्या नाम है अपना, नहीं डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, सीधी सीधी निकल गई। तो ये सवाल आ सकता है। पीछे जो तुमको पढ़ा है इसमें तो कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। कौन सा पीछे? ये इलेक्ट्रॉन पेपर में नहीं आएगा, प्रोटॉन पेपर में नहीं आएगा, बस पढ़ लेने जीके के लिए। रेडियो एक्टिविटी का सवाल आ सकता है, जब इसका रट्टा लगाओगे तुम तो। आगे आओ। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जिससे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1992 नहीं हुए, 32 में। 1992 में तो वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान, पहली और आखिरी दफा। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1932 में, किसने किया? लिखते चैडविक है, पढ़ते शेडविक है। जैसे ली शेटलियर था ना, तो भी चैटलियर लिखते थे लेकिन पढ़ते शेडलियर। तो न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया। हाँ, बोलने में शेडविक, लिखने में चैडविक। कैसे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसको समझने के लिए मैंने तुमको रेडियो एक्टिविटी पहले बता दी। रेडियो एक्टिविटी क्या थी? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करता है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब तो फिर सुकून में आ जाता है। अब यही काम आर्टिफिशियल तरीके से कराओ। एक एलिमेंट है,
उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा नहीं है, उसका रेडिएशंस निकालने का कोई मोड नहीं है। हमने कुछ ऐसा किया, क्या किया, उस पे मारा अल्फा पार्टिकल को या फिर प्रोटॉन को, क्या होगा उससे, अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो तुम लोग बैठो तमीज से, मैं किसी को ऐसे ही लगा दूं एक, बढ़ जाएगी ना उसकी, यार मैं तो तमीज से बैठा हुआ था, मुझे क्यों वो किया, तंग किया। तो एटम भी स्टेबल था, उस पर अगर आप मारो अल्फा पार्टिकल को या प्रोटॉन को, जिससे उसकी हट जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा और फिर वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल रेडिएशन। हाँ, उसमें भी कुछ ऐसे ही करते हैं, यूरेनियम पे मारते हैं न्यूट्रॉन, पड़ा होगा फिजन रिएक्शन, जिससे वो अनस्टेबल होके क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटता है और साथ में एनर्जी निकलती है। तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, एक स्टेबल एलिमेंट पे जब अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, और फिर वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, क्योंकि नेचुरली नहीं हो रही ना, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही, कराई जा रही है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। तो शेडविक ने न्यूट्रॉन को ऐसे ही डिस्कवर किया, एक स्टेबल एलिमेंट लिया, कौन सा, कौन सा, बेरिलियम। कितना एटॉमिक नंबर, 82 से ज्यादा है, 82 से कम है ना, तो उसका मतलब ये, इसका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो शेडविक फारिग बैठे थे, उन्होंने पकड़ा किसको, हीलियम के न्यूक्लियस को, यानी अल्फा पार्टिकल को पकड़ा और रख के मारा बेरिलियम पे, इससे क्या होगा, इसकी हट गई, और फिर इससे रेडिएशन एमिट किया अपने अंदर से। नहीं नहीं, रेडिएशन एमिट की, रेडिएशन एमिट करने के बाद सुकून में आ जाएगा। मैंने कहा मैं किसी को लगा दूं, हट जाएगी, उसकी गुस्सा करेगा, थोड़ी देर कुछ बोलेगा बोलेगा, उसके बाद दोबारा सुकून से आगे बैठ जाएगा। तो इसकी हट गई, इससे रेडिएशन एमिट की, रेडिएशन एमिट करने के बाद ये स्टेबल हो गया, स्टेबल होके किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल होके किसी स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, कार्बन में, और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, उस न्यूट्रल पार्टिकल को शेडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कि जब बेरिलियम पे मारा अल्फा पार्टिकल को, तो बेरिलियम ने रेडिएशन एमिट की, उन्हीं रेडिएशन के दौरान एक न्यूट्रल पार्टिकल भी निकला, जिसको, ये देखो यही लिखा है, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे मारा किसको, तो न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुआ, जिसको ये इक्वेशन लिखी। इसका भी सवाल वाल नहीं आएगा, बस पढ़ लेना, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है सवाल, सिर्फ अब तक रेडियो एक्टिविटी का आएगा, अगर आया तो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो हट चुका है, नहीं है ना बुक में, नहीं है ना, कहाँ है? पुरानी बुक में था, बहुत पहले, 4-5 साल पहले। हाँ, अब इसलिए हटा दिया क्योंकि आप लोग 9 में पढ़ के आ चुके हो ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दिखाएं, सिर्फ एक समरी दीजिए कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, वरना 9 का भी डिटेल में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब 9 में पढ़ के आ चुके हो, तो इसलिए इनको कटा दिए। क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया था बोहर ने अपना मॉडल देने के लिए, और बोहर ने किसके डिफेक्ट्स को रिमूव किया था, क्या कर रहे हो, बोहर ने क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया था अपना मॉडल देने के लिए, ताकि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को खत्म किया जा सके। तो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स क्या हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पहले भी तुमको बताए थे मैंने।
दो डिफेक्ट्स है रदरफोर्ड के मॉडल में। क्या कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी, रदरफोर्ड ने बेस बनाया था क्लासिकल थ्योरी को। क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। तो अगर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, ये घूमते घूमते एनर्जी इमिट कर रहा है, ऑर्बिट में गिर जाएगा, ऑर्बिट में तो घूम रहा है, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक डिफेक्ट ये था रदरफोर्ड का। दूसरा क्या था, अगेन वही बात की, इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्पेक्ट्रम कैसा बनना चाहिए, जबकि कैसा बनता था, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का फर्क बताए थे तुमको या नहीं। जैसे रेनबो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जहां से रेड खत्म हो रहा है वहीं से ऑरेंज शुरू हो रहा है, जहां से ऑरेंज खत्म हो रहा है वहीं से येलो शुरू है। कलर के बीच में कोई सेपरेशन, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब सारे कलर आपको, हर वेवलेंथ का कलर आपको नजर आ रहा है। ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लाइन जिसमें सर्टेन वेवलेंथ का कलर नजर आए, कुछ कलर नजर आए कुछ कलर नजर ना आए, ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो, सोडियम की मिसाल लेते हैं। सोडियम की मिसाल से, दोनों सोडियम को आपने देखा है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें सोडियम के वेपर्स होते हैं। तो क्या उसमें से हर वेवलेंथ का कलर निकलता है, हर कलर निकलता है, सिर्फ कौन सा निकलता है, येलो ऑरेंज, यानी आपको सिर्फ येलो ऑरेंज कलर नजर आएगा उसमें, बाकी कलर नजर, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो आइटम का स्पेक्ट्रम कौन सा बनता है, लाइन। जबकि बनना कौन सा चाहिए था, अगर क्लासिकल थ्योरी के एतबार से देखें तो, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्पेक्ट्रम भी कंटीन्यूअस बनना चाहिए, जबकि लाइन बन रहा था। तो ये दो डिफेक्ट है रदरफोर्ड के मॉडल में, जिसको किसने रिमूव किया था, बोहर ने। क्या कह के, क्या कह के, कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। एनर्जी सिर्फ तब इमिट करेगा जब हायर से लोअर में आएगा, तो ये एनर्जी का इमिशन कंटीन्यूअस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। और कितनी एनर्जी इमिट करता है, जितना दो ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस होता है, E2 माइनस E1, यानी खास अमाउंट में एनर्जी इमिट करेगा तो इस खास वेवलेंथ का कलर आपको नजर आएगा, सारे कलर नजर, तो इसलिए स्पेक्ट्रम भी लाइन बनेगा। यानी इन शॉर्ट बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी इमिट नहीं कर रहा, कंटीन्यूअसली अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, एनर्जी सिर्फ तब इमिट कर रहा है जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये चीज बोहर को कैसे पता लगी, क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया बोहर ने। बोहर ने कहा कि क्लासिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल समझते हो ना, क्लासिकल, क्लासिकल यार, क्लासिकल क्या, पुराना, उसने क्या पुरानी चीजें हो गई। अब एटम सबसे छोटा होता था, अब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया है। आपने एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो पुरानी थ्योरी को हटाना पड़ेगा और नई थ्योरी, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, ये कहा बोहर ने। कि आपने एटम के स्ट्रक्चर को समझना है तो उसके लिए आपने क्लासिकल थ्योरी को पीछे छोड़ना है और सहारा लेना है क्वांटम थ्योरी का। तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो कि मैक्स प्लांक ने दी थी, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, कि बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करती। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो
कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि बॉडी कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करती बल्कि डिसकंटिन्यूसली करती है या फिक्स अमाउंट में करती है। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटम थ्योरी कहती है। क्वांटाइज बोले तो फिक्स, यानी कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करती, फिक्स अमाउंट में ही एनर्जी को इमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ये मानना था क्वांटम थ्योरी का। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि बॉडी कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करती है। ये क्या कहती है कि कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। फिक्स अमाउंट में ही एनर्जी इमिट होगी, फिक्स अमाउंट में ही एब्जॉर्ब होगी। जैसे सिंपल सी मिसाल दूं, इस कमरे में गर्म चाय का कप लाके रखूं तो क्या उस कप में से कंटिन्यूसली एनर्जी निकलती रहेगी? एक लिमिट तक निकलेगी ना। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, इनके बीच एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तो इसका मतलब कप ने फिक्स अमाउंट में एनर्जी इमिट की और कमरे ने फिक्स अमाउंट में एनर्जी, ये मानना था क्वांटम थ्योरी का। इसी को बेस बनाया बोहर ने। बोहर ने भी यही कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करेगा, सिर्फ तब करेगा जब हायर से, और वो भी कितनी करेगा, फिक्स अमाउंट में, E2 माइनस E1, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस इमिट नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, और क्योंकि फिक्स अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, उसकी एक खास वेवलेंथ होगी, तो आपको हर वेवलेंथ का कलर नजर, कुछ कलर नजर आएंगे, कुछ गायब होंगे। तो ये मानना था क्वांटम थ्योरी का कि बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। फिक्स अमाउंट में एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। फिर क्वांटम थ्योरी क्यों है नाम? फोटॉन थ्योरी होना चाहिए था। कौन? ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, और क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फर्क समझे क्वांटम और फोटोन में? भाई एनर्जी तो बहुत सारी हो सकती है ना। केमिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो एनर्जी को कैरी करने वाले पार्टिकल्स क्वांटम। लेकिन अगर वो एनर्जी कौन सी है, तो लाइट एनर्जी जिन छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है उसको फोटोन कहा जाता है। यानी अगर एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि लाइट जिन छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन में फोटोन भी हो, क्वांटम भी हो, तो किस पे मार्क करोगे? और लाइट ना सिर्फ एनर्जी हो तो फिर क्वांटम। ठीक है, तो ये फोटोन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्वांटम। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या? एक और बात क्या है कि फोटोन की एनर्जी फिक्स नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल्स हुआ है, साथ में कांस्टेंट आया H, जो कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू बताई थी तुमको 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। याद आया फॉर्मूला? E इक्वल्स टू H न्यू, लास्ट क्लासेस में पढ़ा था नहीं, डेरिवेशन जो दी थी। उसके बाद ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये समझ गए? याद आ गया या नहीं आया? कैसे आ गया देख लो। हाँ, v इक्वल्स टू एफ लेमडा पढ़े थे। v मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ वेव है। अगर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो यानी लाइट हो तो उसकी वेलोसिटी c होती है, और f फ्रीक्वेंसी है, इसका सिंबल न्यू भी होता है। तो यहाँ से न्यू किसके बराबर आ जाएगा, c अपॉन लेमडा के। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c अपॉन लेमडा इधर पुट कर दी फ्रीक्वेंसी की। तो एनर्जी किसके बराबर हो गई, एच सी अपॉन लेमडा के। तो इस फॉर्मूले को देख के क्या बात समझ में आती है कि एनर्जी का, बताइए,
बोलो ना। रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, मगर वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बोल ही नहीं रहे हो। अबे आगे का बोलो ना। एनर्जी वेवलेंथ कम होगा, समझे? एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे लाइट की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटम थ्योरी थी। इसका भी सवाल ववाल नहीं आएगा पेपर में, एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, अब वैसे ही तुमको पता होनी चाहिए। अब इसकी बिहाफ पे बोहर एटॉमिक मॉडल दिया था, ये तो हमने पढ़ लिया है पूरा, इसकी एप्लीकेशन वेप्लीकेशन सब पढ़ ली है। स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं। टाइम है अभी तो, बहुत टाइम है, परेशान नहीं हो, टाइम बहुत है। स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या होता है समझते हो? हम्म नहीं समझते क्या? अरे क्या? हम्म, हम्म, ओए होए लेवल की कर दी। याद आया ये तस्वीर शो वाली, क्या बात है? हाँ, अरे खैर हो गई, खैर हो गई। हाँ सूरज है, कोई भी कुछ भी है, कोई भी लाइट सोर्स है, उससे लाइट आ रही है, उस लाइट के रास्ते में जब मैं रख दूंगा, प्रिज्म लाइट सोर्स थी, उससे व्हाइट लाइट आई, उस व्हाइट लाइट के रास्ते में जब मैं रखूंगा प्रिज्म, तो उसमें से पास होने के बाद लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर्स का बैंड मिला है, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, समझे? जब भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे, तो प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो 7 कलर्स का बैंड मिला है हमें, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। देख लो, बैंड ऑफ कलर into which the incident light or radiation breaks up after passing through prism is called spectrum, और phenomena is called dispersion of light। मतलब वही जो मारी जा रही है, स्ट्राइक करवाई जा रही है, जो पड़ रही है प्रिज्म पे। दो तरह के होते हैं, लाइन और, इनका डिफरेंस आ सकता है पेपर में। डिफरेंस पहले तुमको बताया, कंटिन्यूस जिसमें कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन ना हो, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन ना हो, जहां से पहला कलर खत्म हो वहीं से दूसरा कलर स्टार्ट होता है, जहां से दूसरा खत्म हो वहीं से तीसरा स्टार्ट हो। जैसे रेनबो, क्या करें माधु जी, जैसे रेनबो में कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन, ये कंटिन्यूस हो गया। लाइन जिसमें सर्टेन वेवलेंथ के कलर हो, कंटिन्यूस में हर कलर नजर आ रहा होता है, हर एनर्जी की रेडिएशन से एमिट हो रही है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो मैंने आपको दिखाया, उसके बीच हर कलर आपको नजर आएगा। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में एक सर्टेन वेवलेंथ का कलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 नैनोमीटर वाला कलर नजर आ रहा है, 600 वाला नजर आ रहा है, 550 वाला नजर आ रहा है, सारे कलर आपको नजर आएंगे। हाँ, बता ही नहीं तो, ये देखो लिखा भी आगे दिखा दिया तुमको, देख लो भाई। जिसमें नो लाइन ऑफ डिमार्केशन हो, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एग्जांपल होगी रेनबो।
और लाइन जिसमें कुछ कलर हो कुछ ना हो, तो जहां नहीं होगा वहां अंधेरा होगा, तो अंधेरे में बीच में कुछ कुछ कलर आपको नजर आ जाएंगे। अब ये दो तरह का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। कैसे कैसे? इसमें क्या डिफरेंस होगा? और और होगा क्या इसमें, ये बताओ ना, वो तो नाम से ही पता चल रहा है यार। देखो, एब्जॉर्प्शन का सुनो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइट सोर्स और प्रिज्म के बीच में मैंने कोई एटम रख दिया, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम रख दिया, सही है? तो क्या होगा? लाइट प्रिज्म में से पास होने से पहले सोडियम से पास होगी, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन उसके कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों? हायर स्टेट पे जाने के लिए। यही था ना बोहर का मॉडल। इमिट कौन सा करता है सोडियम, तुमको बताया। सोडियम वेपर से कौन सा कलर निकलता है? येलो ऑरेंज। तो एब्जॉर्ब भी कौन सा करेगा? येलो ऑरेंज। बाकी की लाइट को जाने देगा। तो जब आप बाकी की लाइट को प्रिज्म से पास होकर स्क्रीन पे देखोगे तो कैसा नजर आएगा स्क्रीन पे? अबे यार भाई, हम क्या कर रहे हो? लाइट पास हुई सोडियम से, सोडियम ने येलो ऑरेंज कलर छपड़ कर लिया, बाकी लाइट गई, उसमें येलो ऑरेंज नहीं है। तो जब प्रिज्म से पास करके स्क्रीन पे देखोगे तो येलो ऑरेंज शार्ट होगा मार्केट से, है? ऐसा होगा। यानी येलो और ऑरेंज वाली लाइन डार्क होगी या नहीं? तो कैसे देखेंगे इसको? स्पेसेस यानी बाकी बैकग्राउंड कह लो उसको, वो ब्राइट है, लाइन डार्क है। येलो वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन, येलो वाला हिस्सा और ऑरेंज वाला हिस्सा ये डार्क होगा क्योंकि ये एटम क्या कर चुका है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। लाइट को पास करा। हाँ, क्या? अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। हाँ ना। एब्जॉर्प्शन की देख रहे हो, इमिशन की तो नहीं देख रहे हो? इमिशन की तो नहीं देख रहे हो? फिर सही है। एब्जॉर्प्शन की देखो ना पहले, इमिशन बताया कहाँ है मैंने? देखो, तस्वीर देखो ना, बनी भी होगी बोरी। अबे यार, दूसरी वाली है एब्जॉर्प्शन की, दूसरी वाली दिखी? दूसरी वाली एब्जॉर्प्शन की दूसरी वाली है, तो क्या हो रहा है? लाइंस डार्क, आ जाओ, लाइंस डार्क है और बैकग्राउंड ब्राइट है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन समझ गए ना? या नहीं समझे? जब लाइट एटम से पास होगी तो एटम कुछ कलर शार्ट कर लेगा, बाकी की लाइट है नहीं, मतलब जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे वो डार्क हो जाएंगे। पर वो किस पर, वो सोडियम का थोड़ी बना है। ये तो मैंने एक सोडियम की मिसाल दी ना, वो पता नहीं किसका बना होगा। किसका? नहीं ना, बीच में से वो है ना, वो जो गायब है ना बीच में से, यार देखो ना, काली लाइन नहीं आ रही बीच में। इमिशन में क्या होगा? ये इमिशन वाले ना, ये सुनो ना, ये भी पढ़ा बताया गया, तो मैं बताने लगा। इमिशन में क्या होगा, सुनो। सोडियम को एनर्जी दी, उसके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में गए, अब हायर से वापस लोअर में आएंगे तो वो एनर्जी इमिट करेंगे। अब वही इमिट करेंगे जो एब्जॉर्ब किया था। एब्जॉर्ब कौन सा किया था? येलो ऑरेंज। तो इमिट भी, तो क्या होगा? प्रिज्म से पास करके स्क्रीन पे देखोगे तो
सब ब्लैक होगा, येलो ऑरेंज नहीं नजर आएगा, येलो ऑरेंज नजर आएगा, बाकी ब्लैक होगा। तो लाइंस ब्राइट होंगी, हाँ, लाइट ब्राइट होगी, बैकग्राउंड डार्क होगा। अरे तो ये तो मैं सोडियम की मिसाल तुमको दे रहा हूँ ना, उन्होंने कोई और एलिमेंट लिया होगा, हाइड्रोजन लिया होगा मेरे ख्याल में, हाइड्रोजन का ग्रीन नजर आता है, ग्रीन नजर आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। सही है, मतलब बैकग्राउंड आपका डार्क है और लाइंस ब्राइट है, ये इमेजन स्पेक्ट्रम है। कैसे याद रखोगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एटम कलर्स को, तो जो एब्जॉर्ब करेगा वो लाइंस डार्क होंगी, बैकग्राउंड ब्राइट होगा। इमेजन स्पेक्ट्रम में एटम कलर्स को इमिट करेगा, तो जो कलर इमिट करेगा वो लाइन, अबे वो कैसे डार्क होगी, जो इमिट कर रहा है वो डार्क हो जाएगी, जो इमिट कर रहा है वो तो नजर आएगा ना यार, बाकी डार्क होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा, लाइंस ब्राइट होगी। भाई लाइट को प्रिज्म से पास करके स्क्रीन पे देखता हूँ तो 7 कलर नजर आते हैं ना। अब इसको पहले किसी एटम से पास करा दिया तो एटम कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एब्जॉर्ब कर लिया वो कलर गायब होंगे, तो लाइंस डार्क है, बैकग्राउंड ब्राइट है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इमिशन में उल्टा होगा, एटम इमिट कर रहा है, जो कलर एब्जॉर्ब किया था वो इमिट कर रहा है, तो वो लाइंस नजर आएंगी, ब्राइट होंगी, बाकी बैकग्राउंड डार्क होगा। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब कर लिए कलर, तो जो कलर एब्जॉर्ब किए वो नजर, बता रहा हूं ना, एब्जॉर्प्शन में क्या था, एटम ने, एब्जॉर्प्शन में क्या था जवाब, एटम, एटम, अहमद, एटम एब्जॉर्ब कर रहा था कुछ कलर्स, तो जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा था वो नजर, यानी वो लाइंस क्या होंगी, बैकग्राउंड ब्राइट होगा। तो डार्क लाइंस, ब्राइट बैकग्राउंड, कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्प्शन। अब इमेजन में क्या होगा, एटम ने इमिट किए कुछ कलर, प्रिज्म से पास करके स्क्रीन पे देखा, तो जो कलर उसने इमिट किए वो लाइन, वो डार्क कैसे होगी भाई, जो निकाल रहा है, इमिट कर रहा है, वो नजर आएगा ना आपको, बाकी बैकग्राउंड डार्क होगा। जैसे एब्जॉर्ब करते हुए सोडियम ने, मैंने कहा येलो ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो आपको नजर, तो वो लाइन डार्क होगी, बैकग्राउंड ब्राइट होगा। अब इमिट कर रहा है सोडियम, स्ट्रीट लाइट से आ रही है आपके पास, उसके अंदर सोडियम वेपर्स होते हैं, उसके अंदर से निकल गई येलो ऑरेंज लाइन, उसको जब आप प्रिज्म से पास करके स्क्रीन पे देखोगे तो येलो और ऑरेंज वाली लाइन आपको नजर आएगी ना, तो लाइंस ब्राइट होंगी, बैकग्राउंड डार्क होगा, ये विजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम टेबल पर पढ़ते फिर एंड कर देते हैं, ये लास्ट, तो मैंने तुमको पहले ही वैसे बता दिया, आपस की बात है। स्पेक्ट्रम टेबल, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और, अपने को सिर्फ ये नजर आता है, तो जो नजर आता है उसकी वेवलेंथ आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में, 400 नैनोमीटर से, या एंगस्ट्रॉम में बोले तो 1 जीरो पड़ जाएगा, क्योंकि नैनो का मतलब -9 होता है और एंगस्ट्रॉम का मतलब -10, 1 जीरो और पड़ जाएगा। वैसे ही अगर एंगस्ट्रॉम में पूछ ले तो दोनों में पता होना चाहिए। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट हमें नजर आती है, जिसके अंदर ये वेब्योर वाले 7 कलर होते हैं। व्हाट, हर्ट्ज, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, वो फिर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में पढ़ लिया होगा। वैसे वेवलेंथ में ज्यादातर पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कितनी होगी। क्या कह रहे हो खैर तुम, 20 हर्ट्ज से, वो तो साउंड वेव की नहीं है, वो तो कान की है यार, वो तो मिला रहे हो, तो वो तो कान के सुनने की वो है, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 2,000 हर्ट्ज तक की मेरे ख्याल में हम सुन सकते हैं, वो तो सुनने वाली है, देखने वाली है। तो इस वेवलेंथ की लाइट अपने को नजर आती है, इसके अंदर कौन से कलर आते हैं, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
ये कलर हम देख सकते हैं बस, या इसका मिक्सचर, इनको मिला के पिंक बना दिया, मरून बना दिया, फलाना बना दिया, धमाका बना दिया, उनका मिक्सचर होता है। रेड के बाद जो आते हैं इंफ्रारेड, वो हमें नजर नहीं आते। जैसे मैंने कहा रिमोट वगैरह से जो रेडिएशन निकल रही है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव उसके अंदर होती है, वो अपने को नजर नहीं आती। वॉयलेट के बाद आती है अल्ट्रा वॉयलेट, वो भी हमें नजर, एक्स रेज, गामा रेज मैंने कहा इसके अंदर आती है। तो जो हमें लाइट नजर आती है उसकी वेवलेंथ याद रखना, एमसीक्यूज बना सकता है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट हम देख सकते हैं। इससे कम या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट हमें नजर नहीं आती। तो ये पैटर्न देख के क्या समझ में आ रहा है कि आगे जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी पूरे टेबल में? पूरे टेबल में आगे जाते हुए कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट की होगी, मगर वेवलेंथ सबसे कम होगी अल्ट्रा वायलेट। वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मगर उनकी एनर्जी कम होगी। विजिबल में सबसे ज्यादा एनर्जी, क्या बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी तो वही, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम है ना। रेड की एनर्जी कम है ना। पेनिट्रेशन पावर तो सबकी एक जैसी होगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। खैर पड़ेगा उस पर भी फर्क, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी ना। अल्ट्रा वायलेट की सबसे ज्यादा होगी पेनिट्रेशन पावर, आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। खैर पेनिट्रेशन पावर की बात याद नहीं करें, यहाँ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो आगे जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ विजिबल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, मगर वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी विजिबल में, मगर एनर्जी कम होगी। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। विजिबल में ओवरऑल अल्ट्रा वायलेट की ज्यादा होगी, विजिबल में वायलेट की ज्यादा होगी, मगर वेवलेंथ रेड की ज्यादा होगी। सही है। आगे का काम फिर अगली में पढ़ेंगे।